वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों में मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित 250 सफल अभ्यर्थियों को समारोह में नियुक्ति पत्र दिए। ये अभ्यर्थी 7वीं से 10वीं संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के माध्यम से चयनित हुए थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 20 साल में पहली बार जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली बनाई। नियमावली के जरिए हम कम समय में नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर पाए। उन्होंने कहा कि आज इसी का परिणाम है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा या जेपीएससी के नियुक्ति नियमावली भी नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने बहुत कम समय में उसकी नियुक्ति नियमावली भी बनाई और तेजी से नियुक्तियां भी प्रारंभ किया है। और ये सभी आप लोगों के सामने है। कई वर्गों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी वितरण किए। आज उसी का फल है कि छठी जेपीएससी के मुकाबले इस बार 1000 दिन से भी अधिक लगते थे उसको रिजल्ट प्रकाशित होने में। वहीं आज हम लोग लगभग 250 दिन में परीक्षाफल निकालकर आप लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। आसनसोल डिवीजन के डीआरएम पीएन शर्मा देवघर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। श्रावणी मेले के आयोजन की तैयारियों और यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए पीएन शर्मा ने स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद कहा है कि 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है और कई नई ट्रेनें भी चलनी शुरू हो गई हैं। बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए कई मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा देवघर, गोड्डा, दुमका आदि क्षेत्रों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी। देवघर, सुल्तानगंज के लिए भी ट्रेनें चलेंगी और इसका फेरा भी बढ़ाया जाएगा। जानते हैं श्रावणी मेला की तैयारी चल रही है। श्रावणी मेला में आने वाले लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी। हम लोग इसी संबंध में यहाँ पे जो टॉयलेट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है, इन सब का रिव्यू कर रहे हैं और आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधाएं, टिकट बुकिंग की सुविधाएं, इन सब का एक रिव्यू किया जा रहा है। गुमला जिला पुलिस भीड़कर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से निपटने को लेकर जोरदार तैयारी कर रही है। इसके लिए सार्जेंट मेजर रविंदर कुमार ने अपनी टीम के साथ परमवीर अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में अभ्यास किया। इसमें जवानों को बताया जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे भीड़ को शांत किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस के जवानों को पूरी तरह से हर बात की जानकारी दी जा रही है। परमवीर अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में मौजूद युवाओं की टीम को भीड़ के रूप में रखकर पूरा अभ्यास किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि कल मॉर्निंग में हमें मॉक ड्रिल करना है। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य होता है कि भीड़ को तितर बितर करना। अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव भीड़ ऐसा इकट्ठा हो जाती है तो हम लोग मिनिमम फोर्स का यूज करके या बिना फोर्स का भी उनको हम कैसे हटा सकते हैं, बातों से या कुछ बल प्रयोग करके, उसके बारे में हम यहाँ अपने जवानों को, पदाधिकारियों को बता रहे थे कि हम लोग अगर विधि विरुद्ध जमाव होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, तितर बितर कर सकते हैं। ना पहले तैयारी, प्रैक्टिकल तैयारी होगा, पुलिस की तैयारी होगी कि अगर इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न हो तो कैसे उसको निपटे। पहले भी ट्रेनिंग हो चुका है, बराबर बीच बीच में नियमित अंतराल में किया जाता है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार। और पब्लिक के लिए भी एक संदेश है कि अगर इस तरह का हम करेंगे तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। और बच्चों को, नौजवानों को, जिसका मैं लीड कर रहा था, उन लोग को भी एक शिक्षा देना, उन लोग को भी एक सीख मिली है कि ये पुलिस अन्यथा किसी को कुछ भी नहीं करती है। वो पुलिस हम लोग के लिए है,
पुलिस आपका उनका विरोधी नहीं है। उनको कंट्रोल करना उद्देश्य होता है। साथ ही साथ पुलिस ने ये मैसेज दे रखा है कि जो लोग इस खबर को मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं। अगर उनके दिमाग में कुछ खुरापाती करने का जो संकल्प है या कुछ प्लानिंग है तो काइंडली उसको रोक लें, अन्यथा निश्चित रूप से पुलिस की जो जो तैयारी है वो पूरी तरह से ज़बरदस्त है। और अगर आप सड़कों पर निकलते हैं और प्रशासन को परेशान करते हैं या कानून को हाथ ले लेते हैं तो उसके लिए भी पुलिस तैयार है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि किसी भी पर्व त्यौहार के पूर्व पुलिस की जो तैयारी है निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है वो निश्चित रूप से फील्ड में काम आता है। ऐसे में कोई ऐसा अगर विपरीत माहौल बनता है तो पुलिस उसको काबू करने के लिए गुमला पुलिस पूरी तरह तैयार है। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर जमकर बरसे और सरकार से अधिकारियों के साथ साथ बालू माफियाओं पर भी कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल रांची से जामताड़ा जाने के क्रम में विधायक इरफान अंसारी ने देखा कि जामताड़ा धनबाद के बीच बरागर नदी पर बजरा घाट पुल के पास धड़ल्ले से बालू माफिया अधिकारियों की साठगांठ से बालू का उठाव कर रहे हैं। जामताड़ा जाने के क्रम में विधायक इरफान अंसारी ने खुद अपने ही मोबाइल से वीडियो भी बनाया। रांची से जामताड़ा आ रहा उसी क्रम में जब मैं उस बजरा घाट जो धनबाद और जामताड़ा के बीच में बराकर नदी पर यह पुल है और जो मैं दृश्य देखा मुझे बड़ा अपने आप में बड़ा शर्म महसूस हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सरकार हमारी है, जल जंगल जमीन की रक्षा अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। शर्म आ रहा है मुझे। इस बड़े पैमाने पर माफिया लोग एकदम जो दृश्य था मतलब 3-3, 4-4 हजार हाइवा 500-500 नाव से बालू बराकर नदी का बालू उठा रहा है। हजारीबाग के मुख्य शीशा कारोबारी की हत्या गुरुवार की रात लगभग 9 बजे कर दी गई। लक्ष्मी ग्लास हाउस में शीशा कारोबारी सुजीत देव का शव खून से सना हुआ बरामद किया गया। हत्या के बाद रांची से फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। फॉरेंसिक टीम ने लगभग 8 घंटे तक हत्या के सुराग को खंगाला। फॉरेंसिक टीम की जांच समाप्त होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग भेज दिया गया है। हत्या के विरोध में मृतक सुजीत देव के परिजनों ने गुरु गोविंद सिंह मुख्य मार्ग आनंदा चौक को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के बेटे सुमित देव ने बताया कि 8:13 पर हमारी बात पिता से हुई थी। इसके बाद उन्होंने बाजार जाने की बात भी कही थी, लेकिन जब दोबारा उन्हें फोन किया जाने लगा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम लोगों को संदेह होने के बाद विभिन्न चौक चौराहों पर पता किया गया, तब उनकी हत्या की सूचना 12 बजे प्राप्त हुई। इसके बाद सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी। टाउन डीएसपी राजीव कुमार और एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में दुकान के भीतर घुसकर देखा गया तो खून से लथपथ पड़े थे। और अब बिहार की खबरों का रुख करते हैं। पटना में मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरसीपी सिंह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह सीएम नीतीश की कृपा से 2 बार राज्यसभा सदस्य बने हैं। सीएम के बिना 5-10 हजार लोग भी उनके कार्यक्रम में नहीं जुट सकते हैं। वो भविष्य में क्या करेंगे ये नहीं पता। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि पीएम की कृपा से आरसीपी सिंह मंत्री बने हैं। वो जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका पार्टी में उन्हें मिलेगी। जेडीयू की किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार की सर्वसामान्य नेता है, उनकी कृपा से ही लोग बनते हैं। 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा, ऐसा है कोई नेता क्या? नीतीश जी के अलावा इस पार्टी में कोई नेता नहीं। नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश जी के जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो फलता फूलता है, जिसके ऊपर से आशीर्वाद हट जाता है वो जमीन पर आ जाता है। बिहार के सुपौल में प्रसव पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। दरअसल ये मामला सदर बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक का है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि महिला कर्मचारी मरीज को बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक लेकर चली गई थी। वहां मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी सुबह तक मौत हो गई।
परिजनों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ और सदर थाना अध्यक्ष ने परिजनों को समझाया और मामला शांत करवाया। मतलब 17 लाभ लिए ने देना आता है, लाभ ले दिए हमरा नहीं दे तो पड़ोसी छिए त कहले कि जे भाभी लाके चलो एक दे जाति हमरा डॉक्टर नहीं लागे कहले चलू जाई छी त एलिए त हम एलिए अपना मरीज के लाके अपन भोजा के लाके लिए एकरो बेटी के लाके लिए दुनू रे त कहले देख हम ई कहले कि ठीक छै लाके हमरा प्राइवेट में या वहां मनीषा कहल के हम नॉर्मल करवा देम। सदरे में भेट भेले रहे? हां सदरे में भेट भेले रहे, सदरे में लाके लिए हम अपना भाभीओ के लाके। कते दिन पहले अस्पताल में? हां 4 महीना भेले या। 4 महीना पहले? हां त एकरा देखा देलिए ई देखल के जे ओकरे निगा त कहले चलू अल्ट्रासाउंड के लिए बोल के बोल डरा दे मजे नहीं छै। त क्लिनिक के देखलक ओकर? मतलब जैसे क्लिनिक दवाते एलिए ना अस्पताल में तो अपने वह देखल के हमरा रे वह लागे। हां वह लागे करके चलू दिखा दै छी। इनको आप लोगों के माध्यम से मिल रही है और जब इसका कोई ऊपर से आता है कोई सूचना इसकी मिलती है या हमको कहीं से भी और भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलता है भारत और नेपाल के बीच पारगमन और सुगौली संधि के तहत किसी भी थर्ड कंट्री से आयात सामान को नेपाल ले जाने के लिए भारत के बिहार के जोगबनी और रक्सौल बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पिछले 6 महीनों से जोगबनी के रास्ते आयातित सामानों को ले जाने का काम बंद है। इसका मूल कारण जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर मीरगंज के पास परमान नदी पर बने पुल का क्षतिग्रस्त होना है। इसके कारण नेपाल के कारोबारी 110 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर सामान नेपाल ले जाने को मजबूर है। इसको लेकर नेपाल मोरंग व्यापारी संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद प्रदीप कुमार सिंह से मुलाकात की और उनकी समस्या के जल्द समाधान की मांग की, जिसको लेकर सांसद ने डीएम समेत प्रोजेक्ट मैनेजर से बातचीत कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, नेपाल से हमारा कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है जोगबनी, और नेपाल से हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है जो अटूट है, कभी टूट ही नहीं सकता है। दूसरा कि मीरगंज पुल टूटने के बाद लगभग इंटरनेशनल बॉर्डर ठप हो गया है और नेपाल में गाड़ियों का आवागमन बंद है। इस नाते एक पुल है मीरगंज, वह रिपेयरिंग किया है, बट उसके बारे में बता रहा है कि 8 टन से ज़्यादा वजन नहीं लेगा। लेकिन हम लोग इसलिए मिलने आए कि मीरगंज पुल जो पुरानी पुल है वो बन चुका है, रिपेयर हो चुका है, लेकिन उसमें बैरियर लगा हुआ है जिससे नेपाल के लिए हम लोग 99% इंपोर्ट भारत से ही करते हैं और 1% विदेश से कुछ सामान आता है। तो ये रास्ता जो है हम लोग को उधर से 110 किलोमीटर का बीरपुर वाला रास्ता पकड़ के उधर से भंडाबारी होकर आना पड़ रहा है, तो कॉस्ट हाई हो रहा है। जो नया पुल है वो 15-16 साल से जो बन रहा है, अभी कम से कम 7-8 महीने से हम लोग को वो रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। गोपालगंज में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को लाठियों से जमकर पीट रहे हैं, साथ ही युवक पर फरसे से भी हमला किया गया है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वहीं जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। भागलपुर बिना टिकट यात्रा कर रहे जीआरपी दारोगा को टीटी दिनेश कुमार सिंह ने पैसेंजर आने के बाद सीट खाली कर देने को कहा, तो दारोगा ने बख्तियारपुर स्टेशन पर अन्य जीआरपी जवानों के साथ मिलकर ट्रेन में ही टीटी की पिटाई कर दी। मामला दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का है। हालांकि ट्रेन में सवार यात्रियों ने किसी तरह टीटी की जान जीआरपी जवानों से बचाई और सीनियर टीटी दिनेश कुमार सिंह ने भागलपुर जीआरपी थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं भागलपुर रेल एसीएम ने मामले पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना घटी, मैं ऑन ड्यूटी कोच संख्या CE1 में कार्यरत हूँ। ऑन ड्यूटी सीनियर DK सिंह दिनेश कुमार सिंह दानापुर से लेकर के गाड़ी में भागलपुर आ रही थी। इसी बीच में पटना स्टेशन पर पैसेंजर जो हैं वो जीआरपी का
वो जो है हमारे सामने मिले। हम जब चेक कर रहे थे तो ये गाड़ी यहाँ से लेके गए थे, फिर इनको दानापुर से लेके आना था तो और ये 3402 लेकर आ रहे थे। और इसी दौरान पटना से गाड़ी छूटने के बाद हमें एक खबर मिली कि कुछ अज्ञात लोग जो एज पर जो टीटी साहब हैं। कटिहार से खबर है। कटिहार में निजी नर्सिंग होम में गलत इलाज के आरोप में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान नर्सिंग होम कर्मियों को भी बुरी तरीके से पीटा गया। नर्सिंग होम छोड़कर कुछ देर के लिए डॉक्टर वहां से गायब। बताया जा रहा है कि बगवाबारी मोहल्ले के रहने वाली महिला का इलाज नर्सिंग होम में किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि महिला को गलत इंजेक्शन दिया गया, उसी से महिला की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत करवाया। घटनास्थल पर पहुंचे सीओ ने कहा है कि फिलहाल मामला शांत हो गया है और किसी भी तरह से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। मेरा बहन मैंने सुइया दवाई का लिहाज करा के गई थी, ये लोग समय सुइया लिख के दिया था, सुइया लेके आई मेरे पास पूरा बेहोश हो गई। इसको बोले हम ये देख लो तो बोल जाएगा नहीं देखेंगे। जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक पेशेंट आए थे 1-2 दिन पहले चिकित्सा के क्रम में। उनको यहाँ पे जो भी है चिकित्सा करके उनको घर भेजा गया था। बाद में यहाँ पर वो KMCH में गए थे, आउटडोर पेशेंट का इंजेक्शन लिए थे अपना घर में, तो वहाँ KMCH में इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो वो यहाँ पर आए थे यहाँ पर कहने के लिए कि आपके यहाँ से गलत डायग्नोस हुआ है, इसके चलते हल्का झड़प भी हुई। झड़प के बाद में जब हम लोग प्रशासन सब आए तो उनके साथ बैठ के वार्ता हुई, तो वार्ता में सब सुलह हो गया कि उनको कन्फ्यूजन थी कि यहाँ से कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं पाया। और फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे ब्रेक के बाद।